हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जो कि आपकी कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 1 है। परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उन सभी का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त नियम क्या कहता है। देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए 4 प्रकार की संक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन जोड़, बाकी, गुणा और भाग की संक्रिया का अध्ययन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि समवर्त नियम कौन से नियम की पालना करता है अथवा कौन से नियम की पालना नहीं करता। लेकिन उससे पहले आपको समवर्त नियम का होता क्या है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले समवर्त नियम क्या कहता है। समवर्त नियम हमें कहता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं पर, किन्हीं भी दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें अथवा भाग करें, तो अगर हमें परिणाम स्वरूप हमें परिमेय संख्या ही मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि समवर्त नियम की पालना होती है, अन्यथा समवर्त नियम की पालना नहीं होती। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि संक्रियाओं जोड़, बाकी, गुणा तथा भाग के लिए, संक्रियाओं जोड़, बाकी, गुणा तथा भाग के लिए यदि परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार व्यवहार करें। कैसे व्यवहार करें, देखिए, इसको हम एक सूत्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस संक्रिया के लिए, जोड़ संक्रिया के लिए, ठीक है ना। मान लिया कि हमारे पास ए व बी तथा सी, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या माना हमने, ए बी तथा सी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले किसके लिए देख रहे हैं, जोड़ के लिए देख रहे हैं। तो मान लिया कि परिमेय संख्या ए, उसमें दूसरी परिमेय संख्या बी को जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। किसके लिए देख रहे हैं हम, जोड़ के लिए। और ए व बी का परिणाम मान लेते हैं हम, क्या होता है, योग का सी होता है। अगर ये सी भी क्या है, परिमेय संख्या है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ए व बी क्या है, परिमेय संख्या, और सी भी क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या। अगर ए व बी को जोड़ा जाए और परिणाम स्वरूप में हमें क्या मिल जाए, परिमेय संख्या ही मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्याएं योग के लिए किसकी पालना कर रही हैं, समवर्त नियम की पालना कर रही है। फिर से ध्यान देना, ए बी सी तीनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अगर किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं और आंसर भी हमें क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या ही मिलता है, तो हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के लिए समवर्त नियम की पालना करती हैं। इसी प्रकार हम घटाव के लिए देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिखा ए माइनस बी, क्या लिखा, ए माइनस बी, और परिणाम हमें क्या मिल जाए, सी मिल जाए, क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया ए बी व सी तीनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अर्थात ए में से बी को घटाने पर परिणाम हमें क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, परिमेय संख्याएं घटाव के लिए समवर्त नियम की पालना करती हैं। उसके बाद देखिए, गुणा के लिए क्या बोला जाता है। गुणा के लिए देखिए, जैसे ए गुणा बी, और हमें परिणाम में क्या मिल जाए, सी मिल जाए। अर्थात जिन दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, उनका आंसर अर्थात उनका परिणाम भी क्या मिल जाए, हमें परिमेय संख्या ही मिल जाए।
तो परिमेय संख्याएं समवर्त नियम के लिए पालना करेंगी। किसके लिए? गुणा के लिए। और अंत में हम देखते हैं इसी प्रकार भाग के लिए। किसके लिए? भाग के लिए। अर्थात a भाग b बराबर आपको क्या मिल जाए? c मिल जाए। अगर आपके पास ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि भाग के लिए परिमेय संख्याएं समवर्त नियम की पालना करती हैं। तो दोस्तों ये तो हमने क्या देखा, समवर्त नियम हमें कहता क्या है, ये फॉर्मूले के माध्यम से हमने एक बना के देखा है कि इस प्रकार का अगर फॉर्मेट हमें मिलता है जहां पर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिणाम भी परिमेय मिलते हैं तो योग के लिए समवर्त। अगर एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटाई जाए परिणाम भी क्या मिले? परिमेय संख्या। तो किसके लिए? बाकी के लिए। अगर a गुणा b क्या मिल जाए हमें? c के रूप में, अर्थात तीनों क्या मिल जाए? परिमेय के रूप में। तो क्या बोलेंगे? समवर्त। a भाग b बराबर c मिल जाए तो क्या बोलेंगे कि भाग के लिए समवर्त है। अब हम क्या करेंगे, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस किस के लिए तो ये क्या है, समवर्त नियम की पालना होती है और कौन से नियम के लिए पालना नहीं होती। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे योग के लिए समवर्त नियम की पालना को। तो देखिए किस प्रकार से योग के लिए समवर्त नियम की पालना होती है, इसके लिए हम अभी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे योग के लिए समवर्त नियम की पालना होती है अथवा नहीं। देखिए दोस्तों हमारे पास जो उदाहरण दिया गया है उसमें क्या है, 3/4 हमारा क्या है? a है, अर्थात क्या है हमारा? a है। और 5/3 हमारा क्या है? b है। तो अर्थात हमारे पास दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं 3/4 प्लस 5/3 के रूप में। अब हम इसको सोल्व करके देखेंगे कि हमें इनका परिणाम भी परिमेय संख्या मिलता है अथवा नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या देखेंगे, 4 व 3 का लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बार चला जाएगा और 3 वैसे का वैसा रह जाएगा। फिर आप 2 का भाग लगाएंगे, फिर से यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 3 वैसे का वैसा रह जाएगा। उसके बाद 3 का भाग चला जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट। अब आप देखेंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, अर्थात आपको लघुत्तम कितना मिला? 12 मिला। कितना मिला? 12 मिला। तो आप क्या लिख देंगे? सीधा सा लघुत्तम आपको 12 मिला। अब आप लगाएंगे 4 का भाग 12 में, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 दिए 12, तो 3 बार पूरा भाग जाता है। उस 3 को क्या करेंगे? इस 3 से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 तिया 9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद प्लस, उसके बाद आप देखोगे कि 3 का भाग आपको 12 में लगाने हैं, तो 3 चौके 12, अर्थात 4 बार कंप्लीट भाग जाता है। 4 को करेंगे 5 से गुना, तो 4 पंजे 20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 पंजे 20 मिलेगा। 20 और 9 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और भाग में आपके पास कितना है? 12 है। क्या है? 12 है। तो आप देखेंगे कि आपने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो आपको परिणाम भी क्या मिला? एक परिमेय संख्या ही मिला। क्या मिला? एक परिमेय संख्या ही मिला। अर्थात योग के लिए परिमेय संख्याएं क्या है? समवर्त नियम की पालना करती हैं। योग के लिए परिमेय संख्याएं समवर्त नियम की पालना करती हैं, क्योंकि आपने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमें परिणाम भी क्या मिला? परिमेय संख्या ही मिला। अर्थात आपने देखा था फॉर्मूले के रूप में a प्लस बी आपको किसके रूप में मिले? c के रूप में मिले, जहां पे तीनों को आपने क्या माना था? परिमेय संख्या। तो आपने a 3/4 और b कितना है? 5/3 और परिणाम हमें क्या मिला? c 29/12 के रूप में। अर्थात परिमेय संख्याएं के योग के लिए क्या करती हैं? समवर्त नियम की पालना करती हैं। अब इसे व्यवकलन के लिए देखिए 5/7 माइनस का 3/8, अर्थात आपका यहाँ पे a कितना है? 5/7 है, b कितना है? 3/8 है। अब हम इसको घटा करके देखेंगे कि आपको दो परिमेय संख्याओं का घटाव करने पर परिणाम आपको परिमेय संख्या मिलता है अथवा नहीं। तो देखिए दोस्तों 5/7 माइनस 3/8, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? 7 और 8 का क्या निकालेंगे आप? लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, जबकि 8 क्या है? भाज्य है। तो 8 में तो 2 का भाग चला जाएगा, तो आप लिखेंगे 7 और 2 चौके 8, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 7 2 दूना 4, फिर से 2 का चला जाएगा, 7 और 2 एकम 2। और यहाँ पे देखिए 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है, तो 1 और 1। अब आप देखेंगे 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 दूना 56, तो आपको कितना मिला इसका लघुत्तम?
56 मिला। कितना मिला? 56 मिला। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे 56 में, तो 7 8 56, 8 बार कंप्लीट भाग जाता है। 8 को कर देंगे 5 से गुना, तो 8 पंजे 40। ठीक है, माइनस 8 का भाग लगाना है 56 में, तो 8 7 56, 7 बार कंप्लीट भाग जाता है, तो 7 21। ठीक है, अब सीधा सा आपको क्या करना है, 40 में से 21 निकालना है। तो देखिए 10 में से 1 निकालेंगे तो आपको 9 मिलेगा, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में 2 निकालोगे तो 1 मिलेगा, और नीचे आपका कितना है, 56 है। तो देखिए एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाने पर आपको फिर से क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या ही मिल रहा है। अर्थात परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए भी क्या है, बताइए, व्यवकलन के लिए भी क्या है, समवर्त नियम की पालना कर रही हैं। क्या कर रही हैं? समवर्त नियम की पालना कर रही हैं। अर्थात जिस प्रकार योग के लिए समवर्त नियम की पालना हो रही थी, इसी प्रकार आपने देखा कि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को घटाने पर परिणाम भी क्या मिला, परिमेय ही मिला। अर्थात व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं समवर्त नियम की पालना करती हैं। अब के गुणन के लिए हमारे पास a कितना है, -4/5 और गुणा 3/7 हमारा b है। गुणा करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या ही मिलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अंश को अंश से गुणा करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है। एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से गुणा करने पर परिणाम हमें किस में मिलता है, ऋणात्मक के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले तो आप क्या लगा लेंगे, ऋणात्मक का चिन्ह लगा लेंगे। अब अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 3 कितना होता है, 4 3 12 होता है, और 5 को 7 से करेंगे तो 7 पंजे 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है। तो आपने क्या देखा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर हमें परिणाम क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या ही मिल रहा है। अर्थात जिस प्रकार मैंने बताया कि a गुणा b आपको क्या मिलना चाहिए, c के रूप में, तो वही आपको मिल रहा है। एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा किया तो आपको क्या मिला, परिमेय संख्या ही मिला। अर्थात गुणन के लिए भी परिमेय संख्याएं क्या है, समवर्त नियम की पालना करती हैं। और अंत में हम देखेंगे किसके, देखिए दोस्तों भाग के लिए हमारे सबसे पहले क्या लिया, हमने पहला उदाहरण देखते हैं कि 2/3, इसमें क्या है, भाग है 3/4 का। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाग के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर को अंश में बदल देते हैं और अंश को हर में, और मध्य में क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो आप लिखेंगे 2/3, चिन्ह को किसमें बदल देंगे, गुणा में। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसके हर को अंश की जगह ले जाएं और अंश को हर की जगह ले जाएं। ठीक है, अब आप सिंपल सा क्या करना है, आपको गुणा करना है। अंश को अंश से गुणा कर दें और हर को हर से गुणा कर दें। तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, और 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या ही मिल रहा है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। इसी प्रकार आपको अच्छे से पता है कि 5/0 दे रखा है। आप इसको थोड़ा सा सरल करके लिखें तो आप लिखेंगे कि 5/1 भाग 0। आपके पास ये वाली प्रोसेस दे रखी है। ये यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है, और 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, अर्थात 0/1 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब आप देखिए एक परिमेय संख्या में दूसरी संख्या का भाग ही जा रहा है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5/1, इसको क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह में परिवर्तित कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हर को अंश की जगह लेके जाएंगे और अंश को हर की जगह, तो आपके पास आ जाएगा 1/0। अब आप अंश को अंश से गुणा कर दे, 5 गुना 1 कितना होता है, 5, और 1 गुना 0 कितना होता है, 0। लेकिन आगे आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि 0 का भाग 5 में आप इसको क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते कि कितनी बार भाग जाएगा। तो आप ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिभाषित की स्थिति हो गई। कौन सी हो गई, अपरिभाषित की स्थिति हो गई। आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो आपने क्या देखा कि एक जगह तो यहाँ पे क्या हो रही है, पालना हो रही है, लेकिन यहाँ पे पालना नहीं हो रही। जब कोई नियम बनता है तो वो सभी के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ जगह लागू हो जाए और कुछ जगह नहीं। तो इस प्रकार आप क्या कहेंगे कि भाग के लिए समवर्त नियम की पालना नहीं हो रही। ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा इसको एक साथ,
देखिए दोस्तों, अब आपने क्या देखा अभी तक कि आपने देखा कि जो हमारा योग के लिए है, ठीक है ना, योग के लिए क्या है, समवर्त नियम की पालना होती है। जबकि आपने व्यवकलन के लिए भी क्या देखा, समवर्त नियम की पालना होती है। और गुणा के लिए आपने क्या देखा, समवर्त नियम की पालना होती है। लेकिन भाग के लिए समवर्त नियम की पालना नहीं होती। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग में आपके लिए 3 संक्रियाओं जोड़, बाकी और गुणा के लिए तो समवर्त नियम की पालना होती है, लेकिन भाग के लिए समवर्त नियम की पालना नहीं होती। तो ये था हमारा दोस्तों समवर्त नियम। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि किन्हीं भी परिमेय संख्याओं पर जोड़, बाकी, गुणा तथा भाग के लिए संक्रियाएं करने पर अगर आपको परिणाम भी परिमेय संख्या मिल जाए तो वहां पर समवर्त नियम की पालना होती है, अन्यथा नहीं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।